नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं क्लास 12 एनयूएस पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 8 भारतीय संघीय व्यवस्था के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं आपको इस वीडियो में इसके वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और भारतीय संघीय व्यवस्था क्या होती है मैं आपको अपनी वीडियो में ये भी बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था होती क्या है। भारत में भाषा, धर्म आदि के आधार पर अनेक लोग रहते हैं, अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। इन विविधताओं में एकता को बनाए रखने के लिए संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। संघात्मक शासन प्रणाली को समझा गया कि संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई जाएगी, और शुरू से ही कहा गया कि भारत जो है वो एक राज्यों का संघ होगा। इसीलिए भारत में दो प्रकार की सरकारें हैं, एक है केंद्र सरकार, एक है राज्य सरकार। आप सब जानते हैं, एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट, एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों ही अपने अपने अधिकार क्षेत्र निश्चित करती है। परंतु इस संघीय, अगर हम संघीय व्यवस्था की बात करें तो इसमें ऐसे तत्व विद्यमान है, ऐसी आपको चीजें मिल जाएंगी जिनमें आपकी संघीय सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है कि संघीय सरकार जो है वो अधिक ज्यादा पावरफुल होगी। वह राज्य सरकारों के कार्य में हस्तक्षेप कर सकती है, और इसीलिए इसके अर्ध संघ भी कहा गया है। ऐसा संघ जिसका झुकाव एकात्मक शासन प्रणाली की ओर है। यही कारण है कि भारत में केंद्र और इकाइयों के आपसी संबंध मधुर नहीं रह पाते। आपने देखा होगा अक्सर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ राज्य सरकार, केंद्र सरकार किसी न किसी बात पर, किसी न किसी मुद्दे पर उनकी जो है दो राय बनती है। कभी एक राय, एक मत वो लोग नहीं हो पाते। कुछ कानून ऐसे होते हैं, कुछ जो केंद्र सरकार बनाती है परंतु राज्य सरकार को पसंद नहीं आते, परंतु उनको ये चीज़ माननी पड़ती है। और अगर कोई हित की बात राज्य सरकार करती है परंतु केंद्र सरकार को वो नहीं पसंद है, तो वो तुरंत ही जो है रद्द हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर हमारे देश में केंद्र सरकार की जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को ज़्यादा आगे रखा जाता है, माना जाता है। और इसके साथ ही एक संघ झुकाव जो है वो एकात्मक शासन हम मान सकते हैं कि भाई एक ही शासन चल रहा है, कि हम केंद्र सरकार की जो बात को ही माना जा रहा है। दोनों में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें, तो टकराव की स्थिति भी आती रहती है। अगर मान लो कि केंद्र में बीजेपी है और आपकी राज्य में कांग्रेस है या राज्य में कोई और पार्टी है, तो आपस में जो है टकराव, पॉलिटिक्स पार्टी में जो है टकराव की स्थिति भी अनुभव होती रहती है। जब केंद्र और राज्य दोनों में एक ही दल की सरकारें हों, तो राज्य सरकार चुपचाप केंद्र के उचित और अनुचित बातों को मान लेती है। अगर मान लो कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो क्या है कि अगर कोई भी बात होगी तो भाई अपने ही बंदे जब कोई बोल रहे हैं कि आप ये बात मानो, आपको ये रूल रेगुलेशन माननी पड़ेगी, तो फिर वो चाहे उन्हीं का बीजेपी की ही केंद्र में सरकार बैठी है, बीजेपी की ही राज्य में बैठी है, तो फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे की बात मान लेते हैं, ये भी सोचते हुए कि राजनीतिक दल तो एक ही है ना, है तो हम एक ही पार्टी के ना। और ऐसे ही अगर हम बात करें कि आपके अलग दल की, कि अगर मान लो केंद्र सरकार, केंद्र में राज्य आपकी बैठी है बीजेपी की पार्टी और राज्य में बैठी है आपकी कांग्रेस की पार्टी, तो फिर अगर कोई भी कानून बनता है तो इनके आपसी मतभेद जो है वो होने लगते हैं। परंतु अगर दोनों दलों में सरकार एक ही है, एक ही पार्टी की सरकार बनी हुई है, एक ही बीजेपी ही केंद्र में राज कर रही है, बीजेपी ही राज्य में है, तो फिर केंद्र जो भी अपनी सही या गलत जो भी राय देती है वो राज्य को चुपचाप माननी पड़ती है। और राज्य दोनों में एक ही दल की सरकार हो तो राज्य सरकार चुपचाप केंद्र की उचित व अनुचित सभी प्रकार के आदेशों का पालन करती रहती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि भारत की संघीय व्यवस्था किस तरीके की है। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। कहा तो गया है कि संघात्मक केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ही शासन करती है, परंतु ज़्यादातर जो है बातें, ज़्यादातर जो पावरफुल चीज़ें हैं, शक्तियां हैं, वो आपके केंद्र के हाथ में होती है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। मैंने जैसे आपको कहा है, अब आपको मैं समझाती हूँ कि इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया। भारत की संघीय व्यवस्था। अब बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की।
तो जैसे कि अवशिष्ट शक्तियाँ पूछ लिया जाता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ आपकी भारत में संघीय व्यवस्था है, ठीक है, आप सबको पता है। और जो भी शक्तियाँ, जो भी पावर्स हैं वो केंद्र में बटी हुई है, राज्यों में बटी हुई है। बंटवारे में शक्ति के इन विषयों में 3 सूचियाँ बनाई गई। एक आपकी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब आपकी जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, कि तीनों सूचियों में रूल रेगुलेशन, शक्तियां, कानून, सब चीजें लिखी हुई हैं। परंतु अगर किसी कारणवश जिन शक्तियों का उल्लेख इन सूचियों में नहीं किया गया या इन तीनों सूचियों में वो मतलब कहते हैं कि लिखते लिखते हम भूल गए कि भाई हमें क्या लिखना है, क्या करना है, बाद में याद आया अरे इसमें तो ये भी मेंशन करना था, तो वैसी चीजें, वैसी शक्तियां जो हम संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में डालना हम भूल गए या किसी कारणवश हम नहीं उसको कर पाए, तो उनको क्या बोला जाता है, अवशिष्ट शक्तियाँ। ऐसी शक्तियाँ जो आपकी ना तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है। भारत में इन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास होता है, और जबकि अमेरिका में जो ये अवशिष्ट शक्तियाँ हैं इनका प्रयोग राज्य सरकार कर लेती है। ऐसी शक्तियाँ भाई जो तीनों सूचियों में तो नहीं लिखी गई, पर पावर तो है, पावर शक्ति तो है, तो वो शक्तियाँ भारत में तो सिर्फ केंद्र सरकार इसको इस्तेमाल कर सकती है, परंतु आपके अमेरिका में इस अवशिष्ट शक्तियों का जो इस्तेमाल है वो राज्य सरकार करती है। तो आपको समझ में आया होगा कि अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती है, क्या होता है। अब इस चैप्टर में से ये भी पूछ लिया जाता है मोस्टली कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के 2 कारण लिखो, कि भाई भारत में क्यों ऐसा है कि संघात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार को इतनी पावर क्यों दे रखी है, क्यों। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत इतना संघात्मक है तो केंद्र सरकार के पास इतनी शक्ति क्यों है, आप कारण बताओ इसके। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपको पता है जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो संविधान का निर्माण हो चुका था। अब उस समय देश में पृथकतावादी तथा असामाजिक प्रवृत्तियां प्रबल थी, क्योंकि अंग्रेज तो चले गए थे, परंतु अपनी चीजें जो थी, असामाजिक जो चीजें थी, जो बिल्कुल भी मतलब गलत थी, हिंसा प्रवृत्ति थी, और जिस तरीके से पृथकतावादी अलगवाद वो जाते जाते जो पाकिस्तान और भारत के बीच में फूट डाल के चले गए, फूट डालो राज करो की नीति उन्होंने अपनाई थी। तो कहीं ना कहीं चूंकि पृथकतावादी थी और ये असामाजिक जो प्रवृत्तियां थी, उसका मुकाबला करने के लिए शक्तिशाली जो थी, वो शक्तिशाली हमें केंद्र चाहिए थी, कि भाई जो पावरफुल हो। ये नहीं कि अपना डिसीजन आप ले ही नहीं पा रहे हो, दूसरे पे थोप रहे हो, दूसरा वाला आप पे डिपेंड हो रहा है। तो एक तो पावरफुल बंदा होना ही चाहिए, एक पावरफुल इंसान होना ही चाहिए जिसके हाथ में सब हो। तो उस समय केंद्र, ऐसी हमें शक्तिशाली केंद्र चाहिए था। इसीलिए भी केंद्र सरकार की शुरू से चलती आई है, केंद्र को जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है हमारी इस संघात्मक प्रणाली में। देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना स्थान बनाने के लिए एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार ही प्रभावकारी हो सकती है। अगर सामाजिक आर्थिक हर चीज को हम देखते हुए चले तो एक सरकार तो इतनी पावरफुल होनी चाहिए जो कि सारे फैसले, सारे निर्णयों को सही निर्णय ले सके, सही निर्णयों पे चल सके। तो उसके लिए जो था शक्तिशाली जो था वो केंद्र सरकार थी। तो यही कारण था कि उस समय की इस स्थिति को देखते हुए तो शुरू से ही जो था केंद्र ही चलती आ रही थी। इसीलिए भारत में संघात्मक व्यवस्था में केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। आया आप लोगों को समझ में। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि राज्यपाल का पद, जो राज्यपाल का पद है वो केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का कारण क्यों है, क्यों, आइए समझते हैं इस बात को भी। राज्यपाल का पद केंद्र राज्य संबंधों में इसलिए भी तनाव का कारण है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो केंद्र करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो राज्यपाल को रखती है। अब केंद्र जब चाहे उसे हटा सकता है, इसीलिए राज्यपाल अपने पद पर बने रहने के लिए केंद्र की हाँ में हाँ मिलाएगा। भाई किसी को भी अगर किसी पोस्ट पे बिठाया गया है तो वो तो वही करेगा ना, उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा। अगर मैंने इसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो मुझे इस पोस्ट से जो है हटा दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। तो अगर केंद्र गलत भी है, मतलब गलत को गलत कहना नहीं आ रहा, उन लोगों को नहीं गलत कह पाते, और क्या है उसमें वो हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, केंद्र की इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया वही राज्यपाल को करना पड़ता है। इसीलिए भी जो है तनाव की स्थिति अक्सर बनी रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर
केंद्रीय सरकार राज्य सरकार में दोनों में एक ही राजनीतिक दल आया हुआ है तब तो ठीक है, तब तो चलता रहेगा कि चलो ठीक है, जो हमारे राजनीतिक दल ने कहा वही दूसरा दल भी मानेगा, क्योंकि एक ही पार्टी है, बीजेपी चल रही है। परंतु अगर केंद्र में बीजेपी है और राज्य में कोई और सरकार है तो फिर तनाव की स्थिति जो है वो लगातार बनती रहती है। राज्यपालों में कई बार केंद्र को प्रसन्न करने के लिए मनमाने ढंग से अपनी रिपोर्ट देकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की सिफारिश करता है। राज्य के हितों को अनदेखी करके इससे केंद्र राज्य संबंध में तनाव बना ही रहता है, क्योंकि राज्यपाल क्या है, वही होता है कि जिसने हमें खाने को दिया उसकी चाकरी जरूरी, तो वही वाला हिसाब जो है वो राज्यपाल और राज्यपाल जो है वो केंद्र के साथ करता है कि राज्यपाल को ये रहता है कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये मुझे मेरी पोस्ट से हटा देगा, तो उस कारण वो उसकी सही बात या गलत बात हो उसको, और कभी कभी उसको खुश करने के लिए अननेसेसरी कोई भी शासन लागू करने या कोई भी कानून बनाने के लिए वो बोल देता है, जिससे क्या है कि केंद्र और राज्य में जो है अक्सर मतभेद होता ही रहता है। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारतीय संविधान में कोई दो संघात्मक और एकात्मक, अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो हमारी संघीय सरकार है, संघात्मक भी लगती है एकात्मक भी लगती है। तो संघात्मक होने के दो लक्षण क्या है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऐसा ही पूछ लिया जाता है कि भारत में कभी कोई दो संघात्मक लक्षण बताइए, कभी पूछ लिया जाता है कि भारत में कोई एकात्मक लक्षण बताइए। तो पहले बात करते हैं भारत के संघात्मक लक्षणों की। भारत में संघात्मक लक्षण की, भारत का जो संविधान है वो लिखित में है और कठोर में है। संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्यों की पावर्स को जो है वो बांटा गया है। इससे पता लगता है कि जो भारत में है संघात्मक शासन के ये लक्षण है। अब बात करते हैं एकात्मक के। एकात्मक इसलिए कि राज्य को सरकारों के मुकाबले में बहुत ज्यादा, संघीय सरकार को राज्य सरकारों के मुकाबले बहुत अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। भारत में इकहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है, एक ही सिटीजनशिप को अपनाया गया, इसी वजह से पता लगता है कि एकात्मक शासन है। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने संघीय क्षेत्र हैं। भारत में कुल 28 राज्य है, जो कि अब एक राज्य बढ़ गया, 29 हो गए हैं, और आपके 7 संघीय क्षेत्र हैं। और साथ ही अब मैं आपको नेक्स्ट समझाती हूँ कि जैसे कि भारत में संविधान द्वारा शक्तियों को कितनी तथा कौन कौन सी सूचियों में बांटा गया है। संघीय सूची में 97 सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, और इनका केवल संसद कानून बना सकती है। आपकी राज्य सूची में आपके 66 विषय हैं और जिन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्य विधानमंडलों को होता है। समवर्ती सूची, इसमें आपके 47 विषय हैं और इस पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों ही इस कानून को बना सकते हैं। आज से ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सरकारी आयोग क्या होता है। सरकारी आयोग की स्थापना कब हुई, ये किसके लिए काम करता है। सरकारी आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा सन 1983 में की गई थी। इसका कार्य था कि केंद्र और राज्य संबंधों का पुनर्अवलोकन करना, इस संबंध में सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करना, बताना कि केंद्र और राज्य के में तनाव की स्थिति तो नहीं बनी हुई, किसी बात को लेकर कुछ तनातनी तो नहीं है। तो ये सारी चीजों को देख रेख और उनकी रिपोर्ट सरकार को देना काम जो है सरकारी आयोग का होता है। तो ये थे स्टूडेंट्स इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भारतीय संघीय व्यवस्था के, जो कि मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। भारतीय की संघीय व्यवस्था क्या होती है आपको ये समझाया। अगर आपको कोई और इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी को पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन, वो टॉपिक लिख सकते हैं। मैं आपके लिए वो वीडियो बना के आपको समझा दूंगी किसी को भी। और प्लीज़ इसी तरह आप हमारे इस पूरे वीडियो में बने रहें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से आपको डेली अपडेट में मिलते रहेंगे। आज मैंने आपको चैप्टर 8 के बताए, आने वाले और भी चैप्टर्स के एग्जाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको समझाती रहूँगी, बताती रहूँगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी डेली वीडियोस, डेली अपडेट जो है वो आपको मिलते रहे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।